हम लोगों को स्कर्दू से फैसलाबाद पहुंचते हुए पूरे 36 घंटे लगे हैं। लेकिन ये वीडियो उसके साथ साथ एक और चीज के बारे में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल का खर्चा, होटल रूम एंड खाने पीने का खर्चा। अगर आप भी प्लान करें गिलगित बल्तिस्तान जाने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन बजट का आइडिया नहीं कि उधर स्कर्दू को अगर इकट्ठे एक्सप्लोर करना अपनी गाड़ी पे, तो आपको कितना सा बजट होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप देता चलूं। फैसलाबाद से हमने हमारा सफर 9 जून की रात को शुरू किया था और 10 जून की रात को हमने हुंजा आके हमारा पहला स्टे लिया था। 11 जून को हम लोग हुंजा को एक्सप्लोर करते करते खुंजराब पास तक वापसी, फिर हुंजा में आके अपना रात का स्टे किया। 12 जून को हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया हुंजा से स्कर्दू के लिए। क्योंकि हम लोग हुंजा से स्कर्दू आ रहे थे तो हम लोग बड़े टाइम से स्कर्दू पहुंच गए थे। तो दोपहर 1 बजे स्कर्दू पहुंच के फिर हम लोगों ने सबसे पहले कचूरा लेक एक्सप्लोर की और उसके बाद आए खटपना डेजर्ट पर, फिर जो रात का स्टे था वो स्कर्दू सिटी में ले लिया। अगले दिन उठ के फिर हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया मंठोका वाटरफॉल और खमोश वाटरफॉल के लिए। पहले खमोश वाटरफॉल गए, वहां से वापस मंठोका वाटरफॉल आए और मंठोका वाटरफॉल से सरफरंगा डेजर्ट आते आते हमें शाम हो गई थी। फिर उस रात का जो स्टे था वो भी हम लोगों ने स्कर्दू सिटी में लिया। तब हमने अपना वापसी का सफर शुरू करना था। हम लोग स्कर्दू से अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे क्योंकि इस पूरा वीक में ना स्कर्दू में बारिश बता रहे थे। और जिस रास्ते पे हमने सफर करना था जो शारा बल्तिस्तान है, इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ हवा भी चलो तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और हम पहले भी इस रास्ते पे फंस चुके हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से, तो हम लोग फंसना नहीं चाहते। इसलिए फिर हम लोगों ने सुबह सुबह अपना सफर स्कर्दू से शुरू कर दिया वापसी फैसलाबाद के लिए। बाकी स्कर्दू से निकल के 50 किलोमीटर बाद हमारा एक ब्रेक कंपलसरी होता है। ये ना इस तरह यहाँ पाइप लगा के पानी लेके आए हुए होते हैं, तो आते हुए और जाते हुए हम इस तरह यहाँ से पानी भर लेते हैं, क्योंकि ये जो पानी है मिनरल वाटर से ज्यादा मजेदार होता है। स्कर्दू से जगलोट तक वैसे तो सारा रोड ही एसफाल्ट है, लेकिन स्कर्दू से निकल के आपको 4-5 पैचेस इस तरह के मिलते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना ये पैचेस थोड़े से डैमेज है। तो जो भी आपका टाइम लगता है इस पूरे सफर में वो यहीं पे लगता है। उसके बाद फिर आगे जाके ये रोड इतना अच्छा हो जाता है कि आप अच्छी खासी स्पीड जो है ना इस रोड पे मेंटेन कर रहे होते हैं। DSR पहुंच के हम लोगों ने जगलोट में एक फ्यूल ब्रेक लिया था, क्योंकि आगे चलास में पेट्रोल तो मिल जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं होती। तो हमने सोचा यही जगलोट से फ्यूल अप करवा लेते, ये तेल काफी अच्छा होता है। जगलोट से रायकोट ब्रिज तक जो सफर है ना वो बहुत आसान है, क्योंकि सारे ये एसफाल्ट रोड बना हुआ है, तो ये सफर जो है बड़ी जल्दी कवर अप हो जाता है। लेकिन जैसे रायकोट ब्रिज से आप आगे जाते तो तत्ता पानी वाला सेक्शन शुरू हो जाता है और पूरे सफर में सबसे ज्यादा गंदा यही सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पैचेस इस तरह के आते हैं कि जहाँ पे हमारी गाड़ी नीचे लग सकती है। क्योंकि अभी हम बातें कर रहे थे तो थोड़ी सी बेध्यान नहीं किया तो गाड़ी तो नीचे लगी, तो मैं देखने लगा उतर के। ठीक है, ठीक है। ये तता पानी के बाद रोड काफी बेहतर हो जाता है। आगे जाके ये एक पैच आता है तता पानी के बाद, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी की तैयार करनी पड़ती है, लेकिन ये उतना बुरा नहीं जितना पीछे हो तता पानी वाला बुरा है। बाकी इस पैच के बाद फिर गवर्नर फार्म आ जाता है, यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। जगलोट के बाद यहाँ आपको पेट्रोल मिलेगा और यहाँ से आगे फिर आपको नारायण जाके पेट्रोल मिलेगा। बीच में ओपन खुला तेल मिल जाता है, मगर बेहतर ये होता है कि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप से डलवाएं। बाकी फिर आपको ये 0 पॉइंट का तो पता ही है, यहाँ से आगे बाबूसर टॉप वाला रास्ता शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो मौसम बहुत ना बेहतर हो रहा था, मुझे आहिस्ता आहिस्ता नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ का मौसम देख के बिल्कुल हैरान हो गया था। अच्छा जी, बाबूसर टॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर में पीछे और इस तरह बर्फ जो है पड़ने लग पड़ी है यहाँ पे। अभी एक टेम्परेचर यहाँ पे और तरह के, तो इसलिए जो ये बर्फ है अभी वो स्नोफ्लेक नहीं बना, मगर जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उम्मीद है ये स्नोफ्लेक बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाबूसर टॉप पहुंच गए। स्कर्दू से यहाँ तक तकरीबन हमें 7 घंटे लगे हैं। हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया था, वो जगलोट जहाँ पेट्रोल डलवाया वहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अच्छा था आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, तो शायद थोड़ी सी बढ़ जाए तो जून में भी स्नोफॉल एंजॉय कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम पड़ गया, बहुत तेज स्नोफॉल बाबूसर टॉप पे स्टार्ट हो गई है। और जून जुलाई में स्नोफॉल देख रहे तो बाबूसर टॉप से अच्छी जगह कोई नहीं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे इजिली आ सकते हैं। और इतने अच्छे मौसम में चाय पकौड़े ना हो तो इसके मौसम का मजा नहीं आता। अच्छा जी, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं और पापा किसी जगह रुक के ना इतना ज्यादा टाइम गुजारे। कुछ जगह है जहाँ पे हम टाइम गुजारते हैं, मगर मैंने कभी वो वीडियो में नहीं डाली, वो हमारी सीक्रेट जगह है। और हमारा सफर बहुत पड़ा है, अगर हमने आगे ना जाना होता तो मजीद यहाँ पे टाइम गुजारते हैं। बाकी अपना सफर शुरू करते हैं आगे के लिए। बाबूसर टॉप से नारायण तक ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे लग जाती है। ट्रेवल डिस्टेंस तो सारा 70 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रास्ता मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आपको ये भाई साहब बर्फ काटते नजर आ रहे होंगे। जिनको तो पता है कि बर्फ क्यों काट रहे हैं वो कमेंट करके बताया, लेकिन जिनको नहीं
पता उनको मैं बता दूंगा, जो चलास है वो थोड़ा सा गर्म एरिया है, तो अक्सर चलास के लोग आके यहाँ पे फिर बर्फ के इस तरह जो पड़े हुए होते हैं पीसीस वो बड़े वाले, उनमें से फिर बर्फ साफ साफ लेके तो नीचे चले जाते हैं, फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीजें तो जो वो ठंडी करके देते हैं। बाकी जैसे ही आप बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हैं ना, तो वहाँ तो रास्ते का इतना इशू नहीं है, लेकिन जैसे लुलूसर शुरू होता है ना, वहाँ पे आके ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ग्लेशियर पड़े हुए, और यहाँ पे रोड पे जो है ना वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, यहाँ पे पोर्टल्स बहुत बने हुए हैं, इस वजह से सारा जो टाइम जाया होता है ना वो यहाँ पे होता है। लेकिन ये कि इतना इशू नहीं है, बस यहाँ से गाड़ी इतिहास से गुजार ले तो इतना मसला नहीं है। बाकी जिस दिन जा रहे थे उस दिन लुलूसर लेक जो थी वो सारी जमी हुई थी, और जब आज जाए हैं तो ये लुलूसर लेक जो है ये सारी तकरीबन पिघल गई है। लुलूसर के बाद ट्रैवल इजी हो जाता है, लेकिन जहाँ के सिर्फ पानी गुजरा वहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ी की एहतियात करनी होती है। हमें तो हर दफा डर ही लग रहा था कि गाड़ी के नीचे कोई चीज ना लग जाए, लेकिन इतना इशू नहीं है, एहतियात से गुजार ले तो कुछ भी नहीं होता। बाकी लुलूसर के बाद जहाँ के सिर्फ बकरियां आएंगी वहीं पे आपका टाइम जाया होगा, वरना आप बड़े टाइम से लुलूसर के बाद झलकर के बाद बरवई और बरवई के बाद बाटाकुंडी आ जाता है। टेप अभी भी लगी हुई है यहाँ पे, अगर आपने इससे पिछली नारायण वाली वीडियो देखी तो आप समझ होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जो लोग नहीं समझे उनके लिए आई कार्ड में वीडियो आ रही होगी। बाकी नारायण पहुंच के हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट रुकना था शाही साहब वालों के पास, क्योंकि हम लोग आते हुए इनके पास रुके नहीं थे, सोचा इनसे थोड़ा सा मिल लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अच्छा जी, सीन ये कि मैंने ना बाबूसर टॉप से पहले भी और बाबूसर टॉप के बाद भी ना सो लिया था, तो मेरी नींद जो थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, और हमें ये था कि जहाँ पापा को नींद आएगी वहाँ मैं गाड़ी चलाऊंगा और हम सुबह सुबह ना फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें हुआ ये कि शाहिद साहब ने भी रोक लिया, जो फैज साहब है होटल के ओनर, उन्होंने भी कहा नहीं आप एक रात हमारे पास स्टे करके तो फिर आगे जाए, हमने ऐसे आपको नहीं जाने देना। हम लोगों को समझाया कि ईद है, उन्होंने कहा ईद मंडे को, अभी आपको बस कल का दिन। असल में मुझे ज्यादा लालच है कि मैं वीडियो फटाफट ना ईद से पहले किसी ना किसी तरह जो 3 वीडियो ना स्टार्टिंग की जो स्कर्दू वाली हुंजा वाली ये अपलोड कर दूं, मगर उन्होंने कहा नहीं आप ना रुके, तो फिर पापा भी थोड़ा सा हो गए। पापा ने कहा यार बाजरा मैं भी थक रहा हूँ, बेहतर ये कि रुकते और सुबह सुबह फिर ना निकल जाएंगे। और रूम हमेशा की तरह 110 न्यू पार्क होटल में इन्होंने हमारे लिए रखा होता है, और आपको अगली बात तो पता ही है हमसे रूम के यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। बाकी जनरली यहाँ पे जो इस वक्त रूम की प्राइस नारायण में चल रही है वो 2% का जो रूम है जिसमें आपको सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी मिल जाए, शाम में भी मिल जाए, वो 3500-4000 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज मैंने यहाँ पे फील की है, अभी मैं 2-3 हफ्ते पहले नारायण आया था, फिर वहां से कश्मीर गया, अभी मैं हुंजा भी गया हूँ, स्कर्दू भी गया हूँ, और यहाँ पे सर्दी उन एरिया से ज्यादा है। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं कि एक तो बारिश भी हुई है यहाँ पे, मगर उन एरियाज में भी बारिश होती है, मगर यहाँ पे सर्दी मुझे ज्यादा महसूस हो रही है उन एरियाज की निस्बत, क्योंकि नॉर्मली ना जैकेट या हुड वगैरह मैं नहीं पहनता, कई दफा अगर मैं पहनूं तो जैसे बाबूसर टॉप है मुझे पापा जबरदस्ती पहना देते हैं कि भाई सर्दी ना लग जाए, मगर यहाँ पे मैंने खुद पहने क्योंकि बाकी मुझे सर्दी यहाँ पे महसूस हो रही है। ये सब आपको बताने का मकसद है कि मुझे ना एक और बहुत ज्यादा कॉमन सवाल पूछा जाता है, वो यही है कि वेदर कैसा होता है, कपड़े कैसे रखे। तो इन दिनों में जब आप आते हैं ना जून जुलाई में, तो अपने पास जो कपड़े हैं वो आप गर्मियों वाले रखा करें, लेकिन साथ में कोई जैकेट या हुडी रख लिया करें, क्योंकि दोपहर में जब सूरज डायरेक्ट सनलाइट में जाना तो कई दफा यहाँ पे ना थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन अगर बादल आ जाए और बारिश हो जाए तो फिर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, फिर किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है अगर हवा चल पड़े। बाकी आप जो जो नारायण आ रहा है ना उसको मैं खाने की डिश बताता हूँ, वो यहाँ पे आके लाजमी ट्राई करेगा। ये अफगानी रोटी होती है, और ये खमीरी रोटी और नान का ना एक कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं, इसके साथ माश की दाल और चपली कबाब, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके ना मुझे लाजमी बताएगा आप लोग कैसा लगता है, क्योंकि जब भी मैं नारायण आता हूँ ना तो मेरा यहाँ पे ये खाना फिक्स होता है। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30, और नारायण की सबसे खास बात यह है कि यहाँ टाइम का पता नहीं लगता है, इस तरह इतनी जल्दी टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको सुबह मिलता हूँ। सुबह उठते 2 बातें पता लगी है, एक तो पता लगा कि लेक पे ठीक ठाक बर्फ जमी हुई है अभी भी सैफलम लोग पे, दूसरा पेट्रोल जो अभी 250 हो गया है। अगर ईद ना होती तो शायद हम एक दिन और रुक जाते, मगर अभी हमें वापसी जाना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन इस वक्त 7:32। अभी इस तरह के मैंने जो होटल रूम्स और खाने पीने का खर्चा है वो कैलकुलेट कर लिया सारा, बस पेट्रोल का रह गया है, तो वो फिर मैं आपको ना बताता हूँ फैसलाबाद पहुंच के। बाकी अपना सबक शुरू करते हैं आज आगे का। नारायण से फैसलाबाद तक हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लग जाते हैं, और नारायण से निकल के सफर थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि ये नारायण से निकलते साथ ही इस तरह के ये पैचेस आ जाते हैं जहाँ पे गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बाकी फिर जब आप जैसे ही नारायण से आगे सुक्की किनारी डैम तक पहुंचते तो वहाँ पे रास्ता जो है काफी बेहतर हो जाता है, लेकिन सुक्की किनारी डैम के बाद फिर रास्ते का टॉर्चर शुरू हो जाता है, और जो ये टॉर्चर है ये तकरीबन कागान तक जाता है। बाकी कागान के बाद फिर मांडरी आता है, मांडरी के बाद फिर जो ये ब्रिज देख ले, इस ब्रिज के आगे फिर रास्ता जो है ना बिल्कुल बालाकोट तक अच्छा एस्फाल्ट रोड बना हुआ है। बालाकोट जाके हम लोग हर दफा न्यू बालाकोट वाला रूट लेते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा फिर लास्ट का जो सेक्शन होता है ना यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे ये क्रॉस करते हो तो उसके बाद फिर हमारा जो सफर है ना वो सारा मोटरवे वाला हो जाता है, और मानसरा के पास आके फिर हम जो पहला फ्यूल स्टेशन आता है वहाँ पे अपना फ्यूल अप करवा लेते हैं। बाकी ये इस ट्रिप का ना लास्ट फ्यूल अप होगा, क्योंकि जो रेंज है ना वो तकरीबन 700 समथिंग बता रहे हैं। और सिटी की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कल हमने जगलोट में पेट्रोल डलवाया था, और जगलोट वाला पेट्रोल जो था वो हमारा तकरीबन बालाकोट तक, बालाकोट पे आगे खत्म हुआ है, पर तो जिमनी में डलवा दे जगलोट से वो मुश्किल से बाताकुंडी तक आता है। इतना फर्क है, क्योंकि हम जब जिस दिन घर से निकले थे तो तकरीबन 17.5 की एवरेज दे रही थी, अब 18.5 की एवरेज दे रही है। बाकी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:20 और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए।
है। और जो जिम्मी का पूछे तो भाई ये खड़ी हुई है जिम्मी, ये पास ही है, इसको पापा लेके जाने देते। और इंशाल्लाह जो अगला टूर जो आना है ना वो इसी पे होगा, वो काफी देखने वाला टूर है, एक्साइटेड हुआ, ऑफ रोड टूर होगा वो। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो देख कर लग रहा है कि इनका खर्चा बहुत कम हुआ है और पेट्रोल भी इनका बहुत कम लगा, तो उसके पीछे दो रीजन है बहुत बड़े। एक तो हमारी गाड़ी में वजन नहीं था, दूसरा हर ट्रेवलर में और पापा ही होते, तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि हम लोग बड़ा भी महंगा खाना खा रहे तो हमारा 1000-1200 ही खाने का खर्चा बनता है। और कमरा भी जो हमें मोस्टली वो 2000-2500-3000 तक मिल जाता है 2 बंदे होने की वजह से, इसलिए हमारा ट्रिप पे जो खर्चा ना वो कम होता है। गाड़ी का फ्यूल भी इसलिए कम लगा क्योंकि हमारी गाड़ी में वजन बिल्कुल भी नहीं था। बाकी आप लोगों को बताने का मकसद ये सब इसलिए था ताकि अगर आप लोग अपना प्लान बना रहे हैं टूर का तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग एक रफ से एस्टिमेट लगा लें कि अगर इनका इतना खर्चा हुआ तो आपका इतना खर्चा होगा। और जो टोटल हमने सफर किया ये 6 दिनों में, वो टोटल बनता है 2730 किलोमीटर। और अगर आप पेट्रोल का पूछे जो इसमें हमने सारा खर्चा है ये 2730 किलोमीटर में, सारे सफर में जो हमारा पेट्रोल लगा है वो लगा 47,000 का। और होटल रूम सर खाने पीने का जो खर्चा हुआ है वो है 35,000। और अगर जिम्मी की बात करें तो जिम्मी में जो पेट्रोल है हमारा तकरीबन 80-85,000 का लग जाना था इतने सारे ट्रिप का। बाकी अगर खर्चे का तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों ने हुंजा जाना है तो आपको ये 2 वीडियोस आ रही होगी, रोड कंडीशन और हुंजा में कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है उसके लिए। और अगर स्कर्दू जाना तो आपको फिर लेफ्ट साइड पे 2 वीडियोस आ रही होंगी, स्कर्दू की रोड कंडीशन, वहां पे जो जगह एक्सप्लोर करने वाली है आपकी गाड़ी पे वो, तो इनमें से कोई भी वीडियोस देख ले। अगर पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो फिर ये आई कार्ड पे जाके प्लेलिस्ट देख ले।